नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्वागत है आपका सत्याग्रह में। आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव लंबे वक्त बाद खुद चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे। उस वक्त लगा था कि पुरानी खटास भुलाकर चाचा भतीजा एक साथ आ जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच की खटास अब टकराव में तब्दील हो चुकी है और अखिलेश शिवपाल यादव का ये टकराव अब विरासत की लड़ाई की ओर बढ़ चला। बिल्कुल, जिसे शिवपाल यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने के संकेत देकर और हवा दे दी है। देखिए रिपोर्ट। क्या शिवपाल यादव बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की सीट पर ठोकेंगे दावा? क्या 2024 में मैनपुरी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच 6 साल से चल रही सियासी अदावत के बीच अब यूपी की राजनीति में यह लाख टके का सवाल बन चुका है। लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शिवपाल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका इशारा शिवपाल यादव के इस जवाब में छिपा है। क्या अगर मैनपुरी से मुलायम सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम नेताजी से मांग करेंगे, नेताजी चुनाव लड़ें और लड़ना चाहिए नेताजी को। हमारा तो प्रयास होगा नेताजी लड़ें, और नेताजी को पिछले चुनाव में भी हमने जिताया, प्रचार किया, फिर जिताएंगे। मेरा पूरा प्रयास है नेताजी चुनाव लड़ें। ये सवाल दरअसल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि लंबे वक्त से मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ चल रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के अगला लोकसभा चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि परिवार की परंपरागत सीट पर अब शिवपाल यादव ने दावा ठोकने का मन बना लिया है। लेकिन इस मुद्दे पर सपा का क्या कहना है, सुनिए। लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं, तो उनको जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी नचाती है वो नाचते हैं। ऐसे लोगों का भी लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनमानस बखूबी समझ रही है। दरअसल शिवपाल यादव ने सपा के साथ अब गठबंधन नहीं करने का ऐलान करके भविष्य की संभावनाओं पर भी विराम लगा दिया है। ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव 2024 का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान करके न सिर्फ अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे सकते हैं, बल्कि मुलायम सिंह यादव की विरासत में अपनी हिस्सेदारी का भी दावा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, जो संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं बन रही हैं, उन सब के बारे में हमने रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बता दिया है। लेकिन वहां पर पॉलिटिकल सर्कल्स में लखनऊ में क्या चर्चा है, किस बात की संभावना ज्यादा है आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये आप बताएं। देखिए, अगर 2019 के नतीजों को आप देखें तो समाजवादी पार्टी उस समय 5 सीटें जीती थी और उन 5 में से ही एक सीट थी मैनपुरी की, जाते खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और लगभग 91,000 वोट से उस सीट को जीता था। मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो देखिए समाजवादियों का गढ़ कही जाती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए शिवपाल यादव को लेकर, अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं वाली जो बात है, तो देखिए उनका स्वास्थ्य जो है वो किसी से छुपा नहीं है। जो उनकी तबीयत है वो किस तरह की रहती है सबको पता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जो आगामी चुनाव होगा 24 का, उसमें संभवतः वो चुनाव में ना हो, ऐसा बातें कही जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव ये सोचकर लड़ने के लिए उतर सकते हैं कि वो समाजवादियों का गढ़ है, यदुवंशियों का गढ़ है और वहाँ पर जीत मिलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मानकर चलिए कि अब सपा और प्रसपा के रास्ते अलग हो चुके हैं। वहाँ से अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते भी हैं तो ऐसे में जो अखिलेश यादव की रणनीति होगी वो यही हो सकती है कि अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उतार दे। और क्योंकि मैनपुरी का जो नाता है वो समाजवादियों से और यादव परिवार से नाता है, ऐसे में ये देखना होगा कि वो अब जो यादव परिवार 2 हिस्सों में बट गया है उसमें से किस धड़े के साथ वहाँ का वोटर जाता है। अगर शिवपाल चुनाव लड़ते हैं तो वो शिवपाल यादव के साथ जाता है। आपने कहा कि अगर शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ते हैं प्रसपा की तरफ से, तो अखिलेश यादव परिवार के ही किसी व्यक्ति को वहां से टिकट दे सकते हैं और फिर ये मुकाबला बहुत रोचक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गवाहों को धमकाने के आरोप में नए मुकदमे दर्ज होने के बाद नई मुश्किलों से घिरे आजम खान को राहत दिलाने की कोशिशें तेज करती गई।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में थे और वहां जिले के विकास कार्यों के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में सपा सांसद एसटी हसन भी शामिल हुए। लेकिन क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों के अलावा एसटी हसन ने आज आजम खान के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की। एसटी हसन ने मुख्यमंत्री योगी से आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर बात की, लेकिन उस बातचीत की जानकारी देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के खिलाफ गवाहों को धमकाने के मामले दर्ज हो गए हैं और इन नए मुकदमों की वजह से एक बार फिर आजम खान की मुसीबत बढ़ने लगी है। और ऐसे में आजम खान को राहत दिलाने के लिए एसटी हसन ने अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मुद्दे पर उनसे बात की। तो मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने एबीपी गंगा से बात की। सीएम से आजम खान को लेकर हुई बात पर क्या कहना है एसटी हसन का, सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज समीक्षा बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन और समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने मुलाकात की है। लंबी मीटिंग चली है। आज मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई आपकी और क्या मांगे आपने रखी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ के विकास की समीक्षा करने आए थे और हम जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाया गया है। सब ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। मैंने स्पेशली मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा है कि पूरे सिर्फ मुरादाबाद ही मंडल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अनियंत्रित टेलीफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों की मिलावट और बेहिसाब इंसेक्टिसाइड के प्रयोग की वजह से यहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ, ख़तरनाक बीमारियाँ पनप रही हैं। संसद जी, जब आप लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में, हम लोगों ने बात की थी आपसे तो, और तब विधायक लोग भी थे, तो आप लोगों का कहना था कि आजम खान पर जो मुकदमे हुए हैं उससे संबंधित मामलों को लेकर भी आप लोग मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं। तो क्या उस सिलसिले में कोई बातचीत हुई आप लोगों की या किसी विधायक की? देखिए, समीक्षा बैठक थी और हमने मुख्यमंत्री जी से खुद इस बात को कहा कि हमें 5 मिनट का अलग से टाइम दे दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को वैसी देर हो गई थी, इस वक्त टाइम नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा तो हमने यही कहा कि आजम खान साहब के सिलसिले में बात करनी, तो उन्होंने कहा सबके साथ न्याय होगा। मतलब आजम खान के बारे में उन्होंने कहा कि सबके साथ न्याय होगा। आप लोगों ने सवाल किया तो कोई आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिला? सरसरी बात है ये कि उन्होंने कहा न्याय सबके साथ होगा। पता नहीं मेरी बात वो समझे थे नहीं समझे, क्योंकि खड़े होकर जाने लगे थे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो जब आजम खान की बात की आखिर में सांसद एसटी हसन ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबके साथ न्याय होगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले जिले में अपराधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का कहर जारी। फर्रुखाबाद में भी ऐसा ही हुआ जब तालाब की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर आ धमका। और देखते ही देखते कई पक्के मकानों को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। बुलडोजर का जाल भूमाफियाओं के लिए काल। बुलडोजर की दहाड़, गिरा जुर्म का पहाड़। गुंडे अपराधियों में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन अब अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया के लिए खौफ का सबब बनता जा रहा है। बुलडोजर के पीले पंजे का प्रहार अब फर्रुखाबाद के बड़पुर क्षेत्र में अवैध जमीन के मालिकों के गुनाह का हिसाब करने में जुटा हुआ है। जिस जमीन पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है वो सरकारी कागजों में तालाब की जमीन है, जिस पर कब्जा करके दर्जनों मकान बनाकर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकारी तालाब की लेखपाल और कानूनगो से पैमाइश कराई गई। तालाब के दक्षिण दिशा में करीब 24 मकान बने हैं। पैमाइश में 13 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया। बताया गया कि लेखपाल ने एक मकान को गलत तरीके से चिन्हित कर दिया था। बाकी के 9 मकान मालिक सिविल कोर्ट और कमिश्नरी से स्थगन आदेश ले आए। बाकी बचे 3 मकानों को प्रशासन के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। 701 तालाबी भूखंड है जिस पर अतिक्रमण विद्यमान था। उन लोगों के खिलाफ बेदखली का केस चला। बेदखली वाला जो कोर्ट था उसने आदेश पारित किया और आदेश पारित करने के बाद बेदखल करने की बात कही, उन्हीं को बेदखल कराया गया। इन मकान मालिकों को कई बार नोटिस जारी किया गया,
इसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं तोड़े, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। कानून को ताक पर रखने वालों के इरादों पर ये एक्शन किसी हथौड़े की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में शनिवार को कहा कि उनके पास फिलहाल कोई काम बचा नहीं। बिल्कुल, उनकी छड़ी सहारा खोज रही है। बिना किसी ठोस सहारे के उनकी छड़ी बेसहारा हो जाती है। मैंने लखनऊ में भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है। आप बिना सहारा की वो बेसहारा हो जाती है। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई वो उनका मन करे वो अपना। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सहारा खोज रहे हैं। जो कभी योगी जी पे मोदी पे हावी रहते थे, आज उनकी सहारा खोजने का वो एक उनका प्रयास है। और चलिए अब बात वाराणसी की करते हैं। वाराणसी से जो खबर सामने आई है वो खबर दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। वाराणसी में लगातार जो आफत की बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और इसी तरीके का हाल कुछ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आया। बिल्कुल, कहने के लिए ये राहत की बात है, लेकिन प्रयागराज में अभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सैलाब संकट बनकर आया था और तबाही के निशान छोड़ गया है। कल तक बाढ़ का जो पानी शहर के अंदर लोगों के घरों में घुसा हुआ था, अब वहां पानी का नामो निशान नहीं है। प्रयागराज की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कुछ दिन पहले जिन रास्तों पर नाव चलाई जा रही थी, अब वहां गंदगी का बसेरा है। जलस्तर नीचे जाने के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कॉलोनी और मोहल्ले में कीचड़ और सिल्ट जमा हो गए हैं। जलस्तर नीचे जाने के बाद भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसकी साफ सफाई में लोग जुट गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी युद्ध स्तर पर सफाई के दावे कर रहे हैं। हम लोग जितने मोहल्ले और गांव है, हर जगह हमारे सफाई कर्मचारियों की और सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स की काफ़ी बड़ी टीम लगी है। हमने बाकी मोहल्लों से और गांवों से भी सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो बहुत बड़ी टीम है साफ़ सफाई में फ़िलहाल लगी हुई है। और इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव है, फोगिंग है, साफ़ सफाई है, मेलाथियन है, पायरेथ्रम आदि का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रयागराज में सरकारी दावे कागजी ही साबित हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, सभी जगह गंदगी का बसेरा है। लोग गंदगी के बीच ही जीवन गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग अपने घरों की सफाई तो खुद ही कर ले रहे हैं, लेकिन सड़कों, गलियों और सार्वजनिक इलाकों में अब भी गंदगी जस की तस कायम है। कीचड़ की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल है। जो अधिकारी हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके ये दावे जो है वो कागज़ों पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और हकीकत में कम नज़र आ रहे हैं। तो प्रयागराज में एक बार तेज़ी से साफ़ सफाई किए जाने की ज़रूरत है, ताकि गंदगी की वजह से संक्रामक बीमारियां फैलने का जो डर है वो डर ना रह जाए और लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में ना आने पाएँ। लोगों ने पहले ही बाढ़ की वजह से काफ़ी मुसीबत झेली है, उनकी मुसीबत अब संक्रामक बीमारियों में तब्दील न होने पाए। बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मच्छरों का प्रकोप तेजी से फैल चुका है। इससे कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। गंदगी और जो है गंदगी से हम लोग ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ मच्छर और मलेरिया फैलने का बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत यही होगी। बाकी तो जो भगवान का कुदरत की मार थी वो तो चली जाती है, लेकिन गंदगी और यहाँ सफाई की देख लीजिए आप। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से सफाई कराई जा रही है, दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन ये उपाय अभी नाकाफी ही है। ऐसे में बचाव के जल्दी ही पर्याप्त इंतजाम नहीं कराए गए तो महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात वाराणसी की, जहां गंगा का जलस्तर तो घटने लगा, लेकिन घाटों पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया और इसके चलते अब बीमारियों का खतरा बढ़ता देखकर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया।
अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद अब गंगा की लहरें वाराणसी के घाटों से पीछे हटने लगी है। जलस्तर बढ़ने की वजह से वाराणसी के सभी घाट गंगा के आगोश में समा चुके थे, लेकिन अब गंगा के जलस्तर में तेजी से कमी आना शुरू हो चुकी है। हालांकि पानी तो कम होने लगा है, लेकिन इससे गंगा के घाटों और उसके आसपास के इलाकों में मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि घाट कीचड़ और गंदगी से पटे हुए हैं, जिन्हें जल्द साफ नहीं किया गया तो संक्रामक बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। बात करें तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी और कूड़ा लेकर जो आई है, वो आने वाले दिनों में कहीं संक्रामक बीमारियों का कारण न बने, इसलिए यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। 80 घाट के किनारे का ये दृश्य है और देखें यहाँ पर सफाई हो रही है। ये वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की तस्वीरें हैं, जहां गंगा की लहरें अपनी सीमाओं की तरफ वापस जाने लगी है, लेकिन पीछे छोड़ गई है कीचड़ और गंदगी की मोटी परत, जिसे साफ करना घाट और उसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के लिए अब बड़ी चुनौती है। पड़ा हुआ ये सड़ांध गंध इसमें आ रही है और मलेरिया डेंगू फैलने का बहुत खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमने जो है स्वास्थ्य अधिकारी से विनम्र निवेदन किया और वो बोले कि 12 बजे तक पंप और सारा साजो सामान भेज रहे ताकि जल्द से जल्द सफाई हो जाए। फिलहाल संक्रामक रोगों की रोकथाम और गंगा घाटों को उनके पुराने स्वरूप में लाने के लिए वाराणसी नगर निगम और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और घाटों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अभी लंबा समय लग सकता है। जल्द से जल्द ये कार्य हो। लोगों को संक्रामक बीमारियों का भी भय सता रहा है, लेकिन जो घाट की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन घाटों का दृश्य जो कभी लोगों के आकर्षण का केंद्र होता था, अब मिट्टी में समाये हुए हैं और उस मिट्टी की सफाई के तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। परेशानियां हो रही हैं, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से घाट उसी मूर्त रूप में वापस लौटे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। आइए पूर्व से पश्चिम चलते हैं, वाराणसी से गाजियाबाद का रुख करते हैं। यहाँ के संयुक्त अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसको सुनकर भ्रष्टाचार की बू आने लगी। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल के छत पर लाखों की दवा फेंकी हुई पाई गई, जो अस्पताल में रहते हुए एक्सपायर हो गई। किसी अस्पताल में इससे बड़ी लापरवाही के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। किसी सरकारी हॉस्पिटल में इससे बड़ी बेफिक्री शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। ये दोनों तस्वीरें गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल की छत की हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि बस दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं जिन्हें अस्पताल की छत पर फेंक दिया गया है। दरअसल ये वो दवाएं हैं जो अस्पताल में रहते हुए एक्सपायर हो गई, लेकिन इन दवाओं को मरीजों को नहीं दिया गया। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में जब लोगों को दवाइयां बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, तब भी इन्हें मरीजों को नहीं दिया गया। मरीजों का साफ तौर पे यह कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं दवाइयां बाहर के लिए लिखते हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ निर्देशन है कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर दवाई नहीं लिखेगा बाहर के लिए। हाँ जी, ये दवाई जो है ये पर्चे पे ये बाहर के लिए लिखी है सर, डॉक्टर साहब ने, सर्जन साहब ने। ये दवाई सारी बाहर की लिखी है, ये दवा यहाँ पे नहीं मिलती। डॉक्टर बार बार यही दवा लिखते हैं बाहर की है, ये खांसी की और कैल्शियम की, इनके पास सिरप है नहीं। भाई मजबूर आदमी आता है सरकारी हॉस्पिटल में, ना कि बाहर के लिए पैसा में, तो यहाँ की सिर्फ हमारा लोग आगे गरीब। गाजियाबाद के अस्पताल की छत पर जिन दवाओं को फेंका गया है, इनमें से ज्यादातर वो दवाइयां थीं जिनकी कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनमें मल्टीविटामिन, डुओलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, डाइसाइक्लोमिन जैसी दवाएं हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन होने पर चढ़ाई जाने वाली ग्लूकोज की बोतल भी छत पर देखी गई। दवा की इन सभी पैकेट्स पर अप्रैल से मई 2021 के बीच की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने जाकर निरीक्षण किया, देखा और कमेटी गठित करा दी गई है। अब रिपोर्ट आख्या जैसे लगी। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भले ही इन दवाओं के बारे में पता नहीं हो, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में इसलिए आते हैं ताकि डॉक्टर की फीस से बच सके, दवाओं के खर्च से बच सके, महंगे इलाज से बच सके। ऐसे में अगर अस्पताल में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में जीटी रोड के किनारे सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं का ढेर मिलने से सनसनी फैल गई। बिल्कुल, जिसे एक महिला सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गई। पैकेट खोलने पर पता लगा दवा का एक भी पत्ता एक्सपायर नहीं हुआ था। बुर्के वाली ये महिला लाखों की दवाएं गली में फेंकती है और जितनी तेज गति से गली में आती है उससे भी तेज गति से वापस चली जाती है या कहिए भाग जाती है। अगली सुबह जब इलाके के लोगों ने थैला खोला तो उनके होश उड़ गए। पैकेट से सरकारी सप्लाई वाली दवाएं निकली जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगी हुई है और नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। दवाओं को देखने पर लोगों को लगा कि शायद दवाइयां बेकार हो गई हैं। बारीकी से देखने पर पता लगा कि इनके खराब होने में 1.5 साल का समय बाकी था। सड़क पर फेंकी गई दवाइयां गर्भवती महिला को दी जाती हैं। इसकी सबसे ज्यादा सप्लाई महिला अस्पताल में की जाती है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ में 5000 से ज्यादा सरकारी दवाइयों के पत्ते सड़क पर फेंके गए हैं जिनकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। घटना 30 अगस्त को अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके के दुबे की सराय गली की है। इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्रीय अधिकारियों को दी। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। टीम को इस जांच के लिए लगा दिया गया है कि वो किस स्रोत से हैं और इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि दवाइयों की एक्सपायरी जो है वो जुलाई 24 तक की है। मतलब वो सारी दवाइयाँ अभी व्यवहार में ली जा सकती हैं। तो किन कारणों से ये किया गया है, सीओ साहब से भी बात हुई है। आसपास के जो सर्वेलेंस कैमरे हैं वहाँ भी देखा जा रहा है और जो नगरीय स्वास्थ्य इकाई हैं वहाँ पे भी देखा जाएगा कि ये दवाइयाँ कहाँ कहाँ सप्लाई हुई हैं। जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट तो आने में वक्त लगेगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस महिला के पास सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जाने वाली दवाइयाँ आखिर कैसे आईं, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, बलिया में स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया। स्वास्थ्य केंद्र में सड़क हादसे में घायल लोग इलाज के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब नाश्ता करने गए तो फिर आए ही नहीं और उनकी जगह स्वास्थ्य कर्मी ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। जमीन पर लहूलुहान मरीज के इलाज की ये तस्वीरें बलिया के बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जो यहाँ मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बयान कर रही हैं। फर्श पर लिटाए गए ये सभी घायल एक सड़क हादसे के शिकार हैं। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था, लेकिन हादसे का शिकार हुए घायलों को आनन फानन में जब अस्पताल लाया गया तो ना ही वहाँ स्ट्रेचर मिला और ना ही डॉक्टर। हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर नहीं। अच्छा ये बताइए, देखा आपके मरीजों को कहाँ सुलाया गया है? फर्श पे और इसी तरफ जैसे फेंका गया है लाश उस तरफ। जब 1 घंटे बाद भी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के लिए डॉक्टर साहब नहीं आए तो अस्पताल के एक सफाई कर्मी ने ही इलाज की कमान संभाल ली और घायल लोगों को टांके लगाना और मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उससे डॉक्टर की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि डॉक्टर साहब नाश्ता करने गए हैं। आप डॉक्टर हैं कि नहीं मौके पर अभी? ना आप बताइए, आप पट्टी कर तो डॉक्टर है कि नहीं यहाँ पे? नाश्ता करने गए। हालांकि बाद में अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार कर रहे घायलों की खबर मिलने पर अस्पताल में तैनात एक आयुष चिकित्सक ने आकर दर्द से करा रहे लोगों का उपचार शुरू किया। मौजूद एक भी डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, जिनकी ड्यूटी है वो लोग अभी यहाँ पे मौजूद कोई नहीं है, ऐसी भी नहीं है। यहाँ पे उपचार कौन कौन कर रहा था आपके साथ? करने में मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हूँ, हमारा फार्मासिस्ट जो है ओंकार है, फार्मासिस्ट भूपेंद्र जी हैं, ये 3 लोग हम लोग उपचार कर। हादसे के शिकार इन मरीजों को सफाई कर्मी और आयुष डॉक्टर की मदद से जैसे तैसे इलाज तो मिल गया, लेकिन जिस डॉक्टर पर मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी थी वो आखिरकार आए ही नहीं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, मरीजों को दरकिनार कर मोटी तनख्वाह उठा रहे ऐसे डॉक्टर्स पर नकेल कब कसेगी? बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।